Good afternoon, sir. Good afternoon. Afternoon, good afternoon. Am I audible? क्या मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? साउंड में कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ बता दें मुझे। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। यस सर, वेरी गुड आफ्टरनून भाई। चलिए भाई, कितने लोग आ गए? 11 लोग, अभी भी बहुत बच्चे रह गए हैं। जल्दी से सबके साथ शेयर कर दीजिए। गुड आफ्टरनून, सबको गुड आफ्टरनून। जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करिए, है ना? और लाइक करिए। बाकी डिसलाइक वाले तो दे आर कांस्टेंट, ठीक। डिसलाइक वाले हमारे एकदम सबसे बेहतरीन वाले कांस्टेंट होते हैं। इनसे अच्छा कांस्टेंट पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री में आपको नहीं मिलेगा। इतने कांस्टेंट हैं ये लोग। चलिए, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी-जल्दी लोगों के साथ शेयर करिए और उनको बुलाइए। हाँ भाई, चलिए पढ़ाई करते हैं अब, है ना? आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर और सबसे आखिरी लेक्चर है ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का, ठीक है? उसको करने जा रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक? के बाद आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है? सर टेस्ट का रिजल्ट कब आएगा? सर इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। ठीक, ये मैनेजमेंट का काम है, ठीक? भूपेंद्र सर देखते हैं। अब टेस्ट का रिजल्ट कब आएगा ये तो हमको नहीं पता रहता, ठीक है? जब भी आएगा आपको मिल जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक? तो अच्छी बात है, टेस्ट दिया था ये अच्छी बात है। नमस्कार सर, नमस्कार। बहुत-बहुत नमस्कार सबको। बहुत-बहुत गुड आफ्टरनून सबको, ठीक है? चलिए, मैंने बोला था ना एक वो डिसलाइक वाले एकदम कांस्टेंट है वो, मस्त अपना प्लैंक्स कांस्टेंट बना के बैठे होते हैं, क्या? एकदम बेहतरीन तरीके से। चलिए, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है, अबाउ प्रिंसिपल, हुंड्स रूल और पॉलीज़ एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और उसके तहत हम लोग ये सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से फिल किया जाता है या किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है? कुछ एक्सेप्शन होते हैं उसमें भी, ठीक है? लेकिन वो क्या है ना, एक्सेप्शन जो है वो एकदम लाइन से हैं। अगर आप पीरियोडिक टेबल करेंगे, देखेंगे, तो वो एकदम लाइन से आपको पूरा का पूरा जो एक्सेप्शनल केसेज़ हैं वो आपको दिखाई देते हैं, ठीक है? और वो एक्सेप्शन क्यों है, उसका भी एक रीज़न होता है, ठीक है? तो जब हम लोग वो पढ़ेंगे तो हमें आराम से पता चल जाएगा। सर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के अलावा और कौन-सा चैप्टर पढ़ा दिया है? सर हमने पढ़ाया है आपको मोल कांसेप्ट का, ठीक है? मोल कांसेप्ट पूरा हो चुका है, एटॉमिक स्ट्रक्चर आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और उसके बाद हम लोग करेंगे केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है? जिससे कि हमारा जो बेसिक केमिस्ट्री वाला पोर्शन है ना, वो एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग पेस के साथ आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। एक बार ये जो हमारा बेस है वो बन गया, तो फिर हम आगे उसी को कंटिन्यू करते जाएँगे, फ़ॉर्मूला लिखते जाएँगे, न्यूमेरिकल करते जाएँगे, बाकी कांसेप्ट समझते जाएँगे, तुरंत-तुरंत हो जाए, ठीक है? फिर बाकी इसमें टाइम नहीं लगेगा, लेकिन इसमें इतना टाइम लगता है, ठीक है? चलिए, तो शुरू करते हैं, है ना? आज का जो पहला टॉपिक है, ठीक है? पहला टॉपिक, आज का पहला है, ठीक है? ओके सर, ओके, ठीक है? चलिए, अबाउ प्रिंसिपल, ठीक है? तो जब आप अबाउ प्रिंसिपल देखते हैं, ठीक है? तो अबाउ प्रिंसिपल में मैं हमेशा कहता हूँ एनसीईआरटी पढ़िए, ठीक है? तो अगर आप एनसीईआरटी खोल के देखते हैं, तो वहाँ पे एक जिसको कहते हैं ना इमेज बनी हुई है, ठीक है? वो क्या लिखा है वहाँ पे?
हमारा ऐसा लिखा है 1s है यहाँ पे फिर 2s 2p लिखा रहता है, फिर यहाँ पे ऐसा 3s 3p है ना, 3d ऐसे लिखा रहता है, फिर लिखा रहता है 4s 4p 4d 4f ना, फिर 5s 5p 5d 5f 6s 6p है ना, 6d बहुत कम लिखा रहता है और 7s 7p इस तरह से लिखा रहता है, ठीक है ना। ये आपने सबने एनसीईआरटी में देखा है, ठीक। फिर वहां पे क्या बनता है, एक एरो बना दी जाती है ना, एरो बना दी जाती है भाई। किस तरह की एरो, वो कुछ इस तरह की एरो होती है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे पैरेलल लाइंस ड्रॉ की जाती हैं बेसिकली, है ना, पैरेलल लाइंस को ड्रॉ किया जाता है, ठीक। कुछ इस तरह का, है ना, गुड आफ्टरनून सर सीरीज टाइप से बना, जो भी है, ठीक। अब फिर क्या किया जाता है, किसी किसी किताब में इन एरोज को इस तरह से जोड़ दिया जाता है ना? एक के टॉप से दूसरे के बॉटम को, ठीक है। इसी तरह का हर किताब में आपको देखने को मिलता है। मैं ज़्यादातर बोलता हूँ हमेशा एनसीईआरटी पढ़िए, लेकिन अगर आप कोई और किताब पढ़ भी रहे हैं, उसमें भी कुछ इसी तरह का आपको दिया जाएगा, ठीक है। क्लियर? चलिए, तो जब ऐसा दिया गया है तो इसका मतलब क्या है ना? इसका मतलब क्या है? क्यों है ये? ठीक है? क्यों है ये? इसी के लिए हमें पढ़ना होता है अबाव प्रिंसिपल्स। क्या ये अबाव प्रिंसिपल है? हाँ है। इसका स्टेटमेंट नहीं है ये, ठीक है? लेकिन इसका एप्लीकेशन है ये, ठीक है? मैंने एप्लीकेशन के साथ शुरुआत की है आज, स्टेटमेंट के साथ शुरुआत नहीं की है। अब स्टेटमेंट लिख, ठीक है? अब जो है हम इसका स्टेटमेंट जो है वो लिखेंगे। क्लियर? गुड आफ्टरनून सर, वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक, क्लास पे ध्यान दीजिए अब, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ठीक है? द इलेक्ट्रॉन्स, द इलेक्ट्रॉन्स आर filled are filled in atomic orbitals, in atomic orbitals in increasing, in increasing order of energy, ठीक है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से क्या कहा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसमें फिल किए जाएंगे, किसमें, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, ठीक है। बेसिक सी चीज है कि भाई एटॉमिक ऑर्बिटल में हमें इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, लेकिन किस ऑर्डर में, तो वो होना चाहिए हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, अगर हम इसी तरह से फिल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, यानी कि सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 1s में, फिर किस में करेंगे, 2s में। मतलब 1s की एनर्जी क्या है, कम है, 2s के साथ कंपैरिजन करेंगे तो उसकी एनर्जी कम है। फिर 2p में देखेंगे, ठीक, ठीक है, 2s हो गया, 2p हो गया, 2p के बाद कहाँ एरो जा रहा है, 3s में, तो कहाँ जाएगा, 3s में। 3s के बाद कहाँ जा रहा है, 3p में जा रहा है, एनर्जी उसकी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई 3p, ठीक है, क्लियर। अब 3p के बाद कहाँ जा रहा है, मेन क्वेश्चन तो ये है 4s में, ठीक है, तो 4s में, उसके बाद कहाँ गया, 3d में, ठीक, फिर 4p 4s, सॉरी 5s, ठीक है। तो कुछ इस तरह का हमारा एनर्जी का, अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करें, इस मेथोडोलॉजी को फॉलो करें, ठीक है, तो हमें ये मिल रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ये हो रहा है। लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर हम देखेंगे, तो हमने जब बोर्ड्स में पढ़ा था, सागर मिश्रा जी, आप हर बार आते हैं और आप हर बार एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरी क्लास कितने बजे तक चलेगी। आपको पता होना चाहिए कि अगर 1:30 बजे क्लास शुरू हो रही है, तो वो 3 बजे तक रहेगी, ठीक है? और अगर 3:30 बजे शुरू होती है तो 5 बजे तक चलती है, ठीक है? तो कृपया या तो इसको रट लें, ठीक है? या तो टेलीग्राम पे आपका टाइम टेबल आता है,
वो देख लिया करिए, ठीक है? तो आपको पता चल जाएगा कितने बजे तक क्लास चलेगी, ठीक? N+L रूल, हाँ बिल्कुल N+L रूल है, ठीक है? लेकिन अब्बाउ प्रिंसिपल ने N+ रूल नहीं बोला, अब्बाउ ने बोला कि मतलब अब्बाउ भी कोई साइंटिस्ट नहीं है वैसे, ठीक है? अब्बाउ एक जनरल सॉरी जर्मन वर्ड, ठीक है? इज़ अ जर्मन वर्ड, ठीक है? जिसका मतलब होता है बिल्डिंग, बिल्डिंग अप, ठीक है? मतलब इलेक्ट्रॉन को किस तरह से उसके अंदर पुट किया जाएगा वो, ठीक है? तो हम अब्बाउ प्रिंसिपल की अगर बात कर रहे हैं तो कोई अब्बाउ साइंटिस्ट नहीं थे, ठीक है? अब्बाउ कोई साइंटिस्ट नहीं थे, ठीक? लेकिन अभी हम उनको एक साहब की तरह से ट्रीट करेंगे कि भाई अब्बाउ साहब ने ऐसा कहा, ठीक है? तो अब्बाउ ने क्या कहा? अब्बाउ ने ये बोला कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में वो इलेक्ट्रॉन को फिल करना है हमेशा, ठीक है? हमेशा इलेक्ट्रॉन हमेशा इसी तरह भरे जाएँगे जिससे कि उनका ऑर्डर जो है एनर्जी का ऑर्डर जो है वो बढ़ता जाए, ठीक है? अब्बाउ साहब ने ये कहा था, ठीक है? तो अगर हम देखते हैं तो ये हमें एनर्जी के लेवल मिल रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ देखते हैं तो ये एनर्जी के लेवल कहाँ से आते हैं, ठीक है? तो उसके लिए जो है हमारा आता है N+L रूल। क्या आता है? N+L रूल। ये किसके लिए है? ये किसके लिए है? ये है एनर्जी के लिए, ठीक है? दिस इज़ फॉर एनर्जी, ठीक है? किसके लिए है? एनर्जी के। अगर हम देखें, सबसे पहली चीज़ हमें क्या देखनी है? पहला याद रखना है आपको, N+L अगर लेस है, ठीक है? शुड बी लेस, ठीक है? मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर मैं हाइड्रोजन का N+L, ठीक है? हाइड्रोजन के किसी इलेक्ट्रॉन का मैं N+L लूँ, ठीक है? अगर मैं देखूँगा तो N+L किसी इलेक्ट्रॉन का, ठीक है? किसी इलेक्ट्रॉन का, ठीक? उससे हमेशा ज़्यादा ही है, ठीक है? अगर वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नहीं है तो, है कि नहीं? ऐसा होता है। अगर हम इसको किसी एक पर्टिकुलर एटम की बात करते हैं, ठीक है? तो जैसे हम हीलियम देखते हैं, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स को आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है? सर इसमें से भी जेईई और नीट क्वालीफाई करेंगे? मतलब क्या कहना चाह रहे हैं सर? हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या आएगा? 1s2। अभी भी हम 1s पे ही हैं। लेकिन जैसे ही हम लिथियम पे जाते हैं ना, लिथियम पे जाते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है? 1s2 2s1 है कि नहीं? 2s1 ठीक? अब क्या हुआ है कि यहाँ पे एनर्जी बढ़ गई है, ठीक है? सर हम क्लास 12th में हैं, अब की बार जेईई का एग्ज़ाम दिया, क्या मैं 2023 तक जेईई का एग्ज़ाम दे सकता हूँ? अ 2023 ना, तो अभी तो कितना चल रहा है? 21 चल रहा है ना, तो कैसे देंगे सर? ये एक अटेम्प्ट यानी कि आप अपना जो 12th वाला अटेम्प्ट है वो, ठीक है? और नेक्स्ट ईयर 22 तक दे सकते हैं, 23 तक नहीं दे पाएँगे, ठीक है? तो लिथियम में क्या हुआ? 3 इलेक्ट्रॉन आए। अब यहाँ पे क्या आया? 1s तो इलेक्ट्रॉन आया, लेकिन 2s1 भी आया, ठीक है? अगर हम 1s की बात करें, तो यहाँ पे n+l देखें अगर हम, n क्या है? हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और L क्या है? L क्या है? हमारा एज़ीमुथल क्वांटम नंबर है, ठीक है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है हमारा n, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर है हमारा L। अगर हम 1s की बात कर रहे हैं, 1s की बात कर रहे हैं, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का n होगा 1 और s का L होता है 0। ये तो आपको पता चल गया होगा, है ना? ये आपको पता चल गया होगा कि अगर आपने नहीं पता कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ कृपया करके पिछला लेक्चर देखें, ठीक है? s ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू हमेशा 0 होती है, ठीक है? तो n की वैल्यू 1, L की वैल्यू 0, n+L कितना आया? ये आ गया 1 + 0 दैट इज़ 1। अगर हम 2s के किसी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 2, अभी भी L की वैल्यू कितनी है? 0, यानी कि n+L इसका सम कितना आया? 2 + 0 दैट इज़ 2। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 1 जो है वो छोटा है, 2 जो है वो बड़ा है। यानी कि 1 इज़ लेस देन 2, इसका मतलब क्या है कि 1s की एनर्जी जो है वो 2s की एनर्जी से
कम है कि नहीं? तो हमने यहाँ पे यही तो देखा है, 1s की एनर्जी 2s की एनर्जी से कम है। बिल्कुल है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक, तो n प्लस एल, यहाँ पे हमें ये फाइंड आउट करना होता है, और जिसकी एनर्जी कम हुई, ठीक है, जिसकी एनर्जी कम हुई, n प्लस एल की वैल्यू जिसकी कम हुई, ठीक है, उसकी जो एनर्जी होगी वो भी कम होगी, हैज लोअर एनर्जी। ठीक है, n प्लस एल की वैल्यू जिसकी कम, उसकी एनर्जी सबसे कम। ठीक है, क्लियर हुआ? यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए, फील्ड फर्स्ट अभी उसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है, फिलिंग की बात बाद में, पहले एनर्जी समझिए किसमें किसको भरना है। ठीक है, मैं ये जानता हूँ कि कुछ लोगों को आता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको नहीं आता है, तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें, क्योंकि हमको तो सबको समझाना है। ठीक है, क्लियर? चलिए, यस सर, गुड आफ्टरनून सर, वेरी गुड आफ्टरनून। यहाँ पे n प्लस एल की वैल्यू आ गई, लेकिन लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा चेंज करते हैं तो कहीं कहीं टाई हो जाता है। ठीक है, तो दूसरा केस क्या होता है, इफ n प्लस एल इज सेम। ठीक है, इस केस में हमें क्या करना होता है, इस केस में हमें ये करना होगा कि जो n की वैल्यू मिनिमम होगी, ठीक है, उस केस में अगर अगर n प्लस एल सेम हो गया है, ठीक है, उस केस में हम देखेंगे, वी विल सी द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, n की वैल्यू को देखेंगे, n लोएस्ट या n लोअर देन एनर्जी इज लोअर। ठीक है, क्लियर? अगर हम n प्लस एल की वैल्यू की बात देख रहे हैं, अगर दो वैल्यू सेम आ गई हैं n प्लस एल की, तो हम ये क्या करना होगा, n की वैल्यू को देखना होगा, जिसका n लोअर होगा उसकी एनर्जी भी लोअर होगी। ठीक है, सबशेल विथ लोएस्ट वैल्यू ऑफ n इज फिल्ड अप फर्स्ट, बिल्कुल सही बात है। क्लियर हुआ? सर टुडे इज माय फर्स्ट डे ऑफ जॉइनिंग, सो सर हाउ डू आई रीड प्रीवियस क्लास? सारे वीडियोस जो हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पे पहले से ही हैं। ठीक है, आप आराम से उसको देख सकते हैं, हमेशा देखिए, पूरा देखिए। ठीक, और फिर आपको पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है वो समझ में आ जाएगा। क्लियर? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो n प्लस एल की वैल्यू हमें देखनी है, और वहां पे हमें देखना है अगर वो सेम हो गया है, अगर वो सेम हुआ है तो ही, अगर कम है तो पहले से ही, ठीक है, वो तो हो गया, काम हो गया अपना। लेकिन अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम हो गई, उस केस में हमें किसकी वैल्यू देखनी है, n की, जिसकी n छोटा, उसका एनर्जी भी कम। ठीक है, देखिए बहुत ही बेसिक सी चीज है ये, कैसे आया ये समझिए। हमने बोर्स का ऑर्बिट पढ़ा था, ठीक है, हमारा न्यूक्लियस था ये, इसके अराउंड हमने कई सारे ऑर्बिट बनाए थे, है ना? तो जाहिर सी बात है, अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम हो गई है, ठीक है, n प्लस एल की वैल्यू सेम हो गई है, तो वो जिसका n लोअर उसी में क्यों भरेगा भाई, जिसकी न्यूक्लियस से कम दूरी होगी उसी में ना भरेगा पहले। ठीक है, क्योंकि वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। समझ में आ रहा है? समझ में, सॉरी, ज्यादा होगा, कम नहीं, ज्यादा होगा, माय बैड। अगर हम न्यूक्लियस के पास में रखते हैं इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे रख रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन होगा कोई, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से इसकी तरफ आएगा, मतलब ज्यादा अट्रैक्ट होगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन थोड़ी कम फोर्स के साथ इसके सामने आएगा। क्लियर है कि नहीं? ऐसा ही होता है, तो यही चीज यहाँ पे भी है। ठीक है, एन क्या है हमारा, शेल था, वहां पे भी था, यहाँ पे भी है। ठीक है, उस केस में वो ऑर्बिट था, इस केस में ये शेल हो गया है। ठीक है ना, उस केस में ये ऑर्बिट था, इस केस में ये क्या हो गया है, शेल हो गया है। लेकिन बात तो वही है, न्यूक्लियस से जितनी कम दूरी होगी उतना जल्दी भरेगा, न्यूक्लियस से जितनी ज्यादा दूरी होगी, हाँ, धीमे भरेगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आपको दो चीजें समझ में आ गई कि अगर n प्लस एल की वैल्यू क्या होता है, और n प्लस एल अगर सेम हो जाता है तो क्या किया जाता है। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग से देखना शुरू करते हैं। ठीक है, अगर हम 1s का n प्लस एल लिखें, ठीक है, n प्लस एल लिखें अगर 1s का, तो कितना होगा भाई, 1s का 1, ठीक है, n की वैल्यू 1, l की वैल्यू s ऑर्बिटल के लिए कितनी होती है, 0, तो ये आ गया 1। 2s का लिखते हैं अगर, ठीक है, n प्लस एल, ठीक, तो ये कितना आएगा भाई, 2 प्लस 0 दैट इज, अगर हम 3s का, सॉरी, 2p का लिखते हैं, 2p का लिखते हैं, तो यहाँ पे n प्लस एल,
2 प्लस अब p के लिए क्या होता है 1, कितना आ जाएगा? देख रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर हो रहा है, 1 सबसे कम, फिर 2, फिर 3। अगर हम यहाँ पे 3s की तरफ जाएं तो हमारा आ जाएगा, देखिए यहाँ पे ही आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। देखिए 3 प्लस 0, वैल्यू कितनी आई 3, इन दोनों की वैल्यूज क्या हो गई हैं सेम, लेकिन n किसका छोटा है, n छोटा है 2, इसीलिए हम 2p में पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं फिर 3s में भरते हैं। ठीक है सर, एक्सेप्शन क्यों होता है Cr और Cu में? सर पहले आने तो दीजिए उस पे। ठीक है, अभी तो हमने खाली इलेक्ट्रॉन किस शेल में जाएगा उसके बारे में बात की है, पहले उसको भरने तो दीजिए। ठीक है, गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज सेजल सिंह, सॉरी आई एम लेट, कोई नहीं, आइए और पढ़िए। ठीक है, 3s हो गया। फिर अगर हम 3p की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, n प्लस एल की वैल्यू 3 प्लस एल, दैट इज p के लिए कितना होगा 1, ये कितना आ जाएगा 4। अब अगर हम देखिए यहीं पे खेल हो जाता है 3d और 4s। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे n प्लस एल, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 प्लस, अब d की वैल्यू कितना होता है दैट इज 5, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो n प्लस एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 प्लस 0 दैट इज 4। तो देखिए ये वैल्यू 4, ये वैल्यू 4 सेम है, पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 3p में, फिर किस में आएगा 4s में, उसके बाद आएगा हमारा 3d में। ठीक है, और 3d में जाने के बाद किस में जाएगा 4p में, है कि नहीं? तो n प्लस एल की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 4 प्लस 2, सॉरी 4 प्लस 1 कितनी हो जाएगी 5। अब देखिए इसकी एनर्जी सेम, n प्लस एल की वैल्यू सेम हो गई। अब पहले किस में जाएगा 3d में, क्यों? क्योंकि उसके n की वैल्यू क्या है कम है। उसके बाद 4p में जाएगा, क्यों? क्योंकि उसकी n की वैल्यू ज़्यादा है। क्लियर? अगर हम यही ऑर्डर हम जो पहले डिस्कस किया था, ठीक है, जो हमने पहले सबसे पहले जो लिखा है, अगर हम देखें सबसे पहले 1s, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, फिर 4s, 3d, 4p, 5s, अगर आप करते जाएंगे तो आपको पूरा का पूरा ये ऑर्डर मिल जाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है। क्लियर हुआ है कि नहीं? क्या ये चीज आपको क्लियर हुई इस तरह से क्यों किया जा रहा है? n-1 देखिए वो सब तो जब हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे ना उसके बारे में बात करेंगे, यहाँ पे मत करिएगा, n-1 नहीं समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर हो रहा है आप लोग को। एक तो ये चीज, ये जो हमने पहला जो बनाया था, तो अबाउ प्रिंसिपल में ये बनाया जाता है हर किताब में। ठीक है, लेकिन क्या यही अबाउ प्रिंसिपल है? नहीं, ये अबाउ प्रिंसिपल प्लस n प्लस एल रूल है। ठीक है, दिस डायग्राम इज अबाउ प्रिंसिपल प्लस n+l रूल, दोनों को मिला के ये बनाया जाता है। ठीक है, दोनों मिलते हैं तब जाके हमारा ये बनता है। ठीक है, अबव प्रिंसिपल नहीं, अबव प्रिंसिपल ने सिर्फ ये कहा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग फिलअप करेंगे इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, ये स्टेटमेंट है उनका। क्लियर हो गया? बताएं। ठीक क्लियर है ना? चलिए, मेरे ख्याल से तो मैंने ये सारी चीजें समझा दी हैं। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा, आपको वो पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो समझ में आना चाहिए। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करने वाली चीज नहीं होती। ठीक है, आप जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे ना, उस केस में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली याद होता चला जाएगा। ठीक है, तो किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करेंगे तो दिक्कत होगी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं केमिस्ट्री में याद करने के लिए। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करने बैठे तो फिर तो हो गया। बाकी बची चीज़ों के लिए आपके जो दिमाग है, जो दिमाग में हार्ड डिस्क लगी हुई है, उसमें जगह बहुत कम बचेगी। ठीक है? तो हम जितना चाहें उतना ज़्यादा जगह बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो इतना ज़्यादा अपने दिमाग में भर मत लीजिएगा कि कोई अच्छी चीज़ जो कि एग्ज़ाम में एक्चुअल में आने वाली होगी, वही चीज़ जो है वो दिमाग में ना फिट हो। ठीक है? बाकी सारी चीज़ें हो गई। ठीक? तो ऐसी गलतियाँ ना करें। ठीक है? बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं।
पता चला पीरियोडिक टेबल याद कर रहे हैं पूरा का पूरा, ठीक है? पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक? अगर जो ऑफ़लाइन वाले बच्चे हैं, मैंने तो उनको पहले ही बताया था कि कुछ 40-50 40 मैक्सिमम 40 के आस-पास एलिमेंट होते हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम, है ना? उतना ज़्यादा नहीं करना होता है, इतनी ज़्यादा मेहनत मत करिए, ठीक? क्लियर? चलिए, अब दूसरी बात करते हैं हम लोग, ठीक है? दूसरी बात करेंगे हम लोग हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है? चलिए, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ये क्या होता है? क्या? देखिए, जिन्होंने मेरा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बाद वाले से जो पूरा लेक्चर है, जिन्होंने नहीं देखे होंगे, ठीक है? उनको थोड़ी-थोड़ी दिक्कत होगी, ठीक है? क्योंकि मैं कुछ चीज़ें बहुत ही बारीकी से समझा चुका हूँ उन लेक्चर्स के अंदर, ठीक है? मैंने ये बता रखा है, अगर मैं ये बोलूँ कि 1s में इलेक्ट्रॉन है और उसके सामने अगर आप एक बॉक्स बना देते हैं, ठीक है? याद रखिएगा, अगर 1s एक अ, 1s में कोई इलेक्ट्रॉन है, उसके सामने आप ये बॉक्स बना लेते हैं, तो क्या ये क्या है? इसके बारे में हमने बात की थी। इसके बारे में हमने ये बात की थी कि ये एक्चुअल में क्या है? ये एक्चुअल में क्या है हमारा? वेव फंक्शन है। क्या है हमारा? वेव फंक्शन, ठीक है? क्या ये s और 1s ऑर्बिटल है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्या अगर मैं ये बोलूँ कि ये 2p है, 2p में 3 बक्से होते हैं, लोग 3 बॉक्स बनाते हैं, तो ये 3 बॉक्स में क्या है? 2px, 2py, 2pz, ये क्या है? ये क्या है भाई? ये क्या है हमारा? वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन है। ये चीज़ आप जितनी जल्दी दिमाग में बैठा लेंगे ना, उतना आसान हो जाएगा आपके लिए आगे की केमिस्ट्री समझना, ठीक है? उतना आसान हो जाएगा आपके लिए केमिस्ट्री समझना। नहीं, तो फिर वही भाई एक्सेप्शन क्यों है इतना केमिस्ट्री में, समझ में नहीं आता, ठीक है? तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये क्या है हमारा? वेव फंक्शन है। क्या है हमारा? वेव फंक्शन है, जिसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन जिस वेव को पकड़ लेगा, वो उसी ऑर्बिटल में रह जाएगा, ठीक है? क्लियर? समझ में आया? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक? सर हाइड्रोजन को ग्रुप 18 में हो सकता है। सर क्या मैं अभी पीरियोडिसिटी पढ़ा रहा हूँ? नहीं ना? पहले समझिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है? उसके बाद समझिए कि हाइड्रोजन कहाँ होगा और आपका हीलियम कहाँ होगा, ठीक है? पहले जो पढ़ा रहे हैं बेटा उस पे फ़ोकस करिए, ठीक है? हाइड्रोजन कहाँ होगा वो तो छोड़ दीजिए, अभी वो दूर है, ठीक है? ये वेव फंक्शन है, याद रखिएगा, ये वेव फंक्शन है जिसमें इलेक्ट्रॉन पकड़ लेता है। जिस वेव को पकड़ लिया उसी एरो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ठीक है? क्लियर? जंप कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। अगर उसने अपना वेव बदल दिया तो क्या वो जंप नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? भाई बताओ। अगर इलेक्ट्रॉन ने अपना एक वेव जो है वेव फंक्शन बदल लिया, तो क्या वो जंप नहीं कर सकता एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में? कर सकता है कि नहीं कर सकता है भाई? जल्दी बताओ। हाँ? कर सकता है ना? तो ये चीज़ जितनी जल्दी क्लियर हो जाएगी, उतनी आसानी से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएँगी कि ये क्या है? ये वेव फंक्शन है। क्या ये घर है? नहीं, घर नहीं है। किसी का घर नहीं है यहाँ पे, ठीक है? लोग बोलते हैं कि इस घर से उस घर में चला गया, वो घर नहीं पकड़ता, वो वेव फंक्शन को पकड़ता है, वेव को पकड़ता है, ठीक है? क्लियर है? वेव को पकड़ना है आप, ठीक? वेव जिस वेव को पकड़ लिया, जिसका वेव में वो घूमना शुरू कर दिया, वो पूरा का पूरा आपका इलेक्ट्रॉन उसी को पकड़ लेगा। सर आपने अभी तक कौन-कौन से चैप्टर कवर कर लिए हैं? प्लीज़ आंसर। हाँ, कोई बता दो भाई। ठीक है? तो 1s है, 2s है, 2p है, ठीक है? 2p में 3 अब अगर मैं 3d की बात करूँ तो इसमें क्या हो जाएगा भाई? इसमें क्या हो जाएगा? इसमें 5 बक्से बना देते हैं लोग, ठीक है कि नहीं? एक हो जाता है आपका बताइए dxy, dyz, dzx
डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, है ना, ऐसे ही लिखते हैं। तो क्या ये पांचों कुछ है? ये भी क्या है? ये हमारे वेव फंक्शन। जैसा इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन पकड़ेगा उस वेव उसी ऑर्बिटल में आपका इलेक्ट्रॉन चला। क्लियर हो गया? ये चीज समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ पे हुन्स रूल ने क्या बोला? ठीक है, 2 पार्ट सर जी अध्याय करा चुके हैं महाशय, हैं? चलिए ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे हुन्स रूल, हुन्स जी ने कहा क्या था? ठीक है, पीछे अब्बाऊ जो थे वो हमारे सर नहीं थे, लेकिन उनको हमने सर का दर्जा दिया, तो यहाँ पे हुन्स भी क्या है? हमारे सर। हुन्स सर ने क्या बोला? ये रूल क्या स्टेट करता है? दिस स्टेट्स दैट दिस स्टेट्स दैट पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन द ऑर्बिटल्स, इन द ऑर्बिटल्स, ठीक है, क्या दिख रहा है मेरे पीछे? चल, बिलोंगिंग टू, बिलोंगिंग टू सेम सबशेल, याद रखिएगा किसकी बात होगी? सेम सबशेल की बात होगी, ठीक है। डज नॉट टेक प्लेस, डज नॉट टेक प्लेस, ठीक है, until each orbital belonging to that subshell is singly occupied with electrons, ठीक है। अरे भाई क्या होता है? ठीक है, ये रूल क्या बोलता है? दिस स्टेट्स दैट, ये रूल क्या बोलता है कि पेयरिंग, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इन द ऑर्बिटल्स, हमें ये पता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, सबको ये पता है ना, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो पेयर में होंगे, है ना। तो पेयरिंग तभी हो सकती है, ठीक है, उस ऑर्बिटल के अंदर पेयरिंग तभी हो सकती है जब पूरे सबशेल में, पूरे सबशेल में सभी ऑर्बिटल, ठीक है, पूरे सबशेल में सभी ऑर्बिटल सिंगली ऑक्युपाइड हों इलेक्ट्रॉन्स के साथ। क्लियर हुआ? समझ में आया? क्या ये स्टेटमेंट समझ में आया? है ना? का भावार्थ आपको समझ में आना चाहिए। अगर हमने कोई एक सबशेल पकड़ा है, ठीक है, मान लेते हैं कि 2p पकड़ लिया, ठीक, तो 2p के अंदर कितने ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल, ठीक है, 2p के अंदर 3 ऑर्बिटल, तीनों ऑर्बिटल में पहले एक 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 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, उसके बाद ही हमने अपना उसको पेयरिंग करना है। पेयरिंग तभी होगी जब सिंगली ऑक्युपाइड होगा, ठीक है। उसका रीजन क्या है? ठीक है, बिकॉज electron is a charged entity, ठीक है, चार्ज्ड एंटिटी। इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज एंटिटी। तो क्या वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपने पास आने देगा? ठीक है, इट विल रिपेल, इट विल रिपेल द अनदर इलेक्ट्रॉन, है ना। कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन उसी के पास वाले वेव फंक्शन में बैठे, उसी के पास वाले वेव फंक्शन में बैठे, तो क्या वो उसको रिपेल नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, ठीक है, वो उसको रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो इसीलिए पहले बोलेगा बेटा दूर जाओ, है ना, दूसरा वाला अभी खाली है, पहले उसको पकड़ लो, ठीक है। तुम भी आबाद रहो, हम भी आबाद रहते हैं, ठीक है, तुम भी शांति से रहो, हम भी शांति से रहते हैं। जब मजबूरी हो जाएगी कि भाई सब खाली, सब भर गए हैं, अब कहीं जगह नहीं है, अब मजबूरी में उनको अपने बगल वाले वेव फंक्शन को देना ही पड़ेगा कि आओ बेटा तुम लो, जगह है, ठीक है। अगर आप क्लास में बैठते हैं तो पहले क्या खोजते हैं? एंटिटी मतलब होता है कोई भी इंडिविजुअल या पार्टिकल टाइप,
चीज, ठीक है। आप अगर क्लास में बैठते हैं तो आप क्या देखते हैं, पहले खाली सीट देखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर खाली सीटें सारी भर गई हैं, ठीक है, आप ये देखेंगे कि कहाँ पे अब जगह उपलब्ध है, ठीक है। पहले सारी खाली सीटें भर देता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पहले सारे खाली वेव फंक्शन भर लेगा, फिर बोलेगा कि अब खाली जगह नहीं बची है तो अब तुम मेरे पास आ सकते हो। क्लियर है? समझ में आया? ये कंसेप्ट समझ में आया? बताइए, क्या ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया? है ना? आसान सी चीज है, ठीक। चलिए, तो मैक्सिमम चीजें आपको क्लियर होना अब शुरू हो जा रही है, ठीक है। हमारा कहने का तात्पर्य क्या था वो समझिए। हम ये कह रहे हैं कि अगर 2p में इलेक्ट्रॉन भरना है हमें, 2p में इलेक्ट्रॉन तभी भरेगा जब ये 3 ऑर्बिटल, है ना, 3 ऑर्बिटल में सबसे पहले हम 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर दूसरे ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर तीसरे ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। जब ये तीनों भर जाएंगे, सिंगली ऑक्युपाइड हो जाएंगे, उसके बाद ही हम इनकी पेयरिंग कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। क्लियर हुआ? है ना? अगर हम 3D की बात कर रहे हैं, 3D की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसमें 5 वेव फंक्शन है, यानी कि क्या है, 5 ऑर्बिटल हैं, ठीक है। तो पहले पांचों को हमें क्या करना पड़ेगा, सिंगली ऑक्युपाई करना पड़ेगा। क्या यही मतलब सब में इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसा नहीं, हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन है पहले उतने ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप, जाहिर सी बात है, ठीक है। अभी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना शुरू करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन मैक्सिमम की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे फिर पेयरिंग, फिर पेयरिंग, फिर पेयरिंग, फिर पेयरिंग, फिर पेयरिंग, ठीक है। क्लियर हुआ? समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आ गया? ठीक है, चलिए। अब मैं ये तो समझ चला रहा हूँ कि आप आपको समझ में आ गया होगा ऑलमोस्ट, है ना? ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे एक और चीज़ आती है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल। ठीक, क्या होता है? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल मतलब अगर मैं p देख रहा हूँ, ठीक है? अगर मैं p देख रहा हूँ, ठीक? अगर ये सिर्फ तीनों के तीनों जो हमारे वेव फंक्शन है, वो सिंगली ऑक्युपाइड हों, इसको हम लोग बोलते हैं हाफ फिल्ड, ठीक है? और फुलफिल्ड अगर मैं देखूँ, तो तीनों के तीनों जो वेव फंक्शन है हमारे, वो क्या हो जाएँ, सभी इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ जाएँ, ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं फुलफिल्ड, ठीक? इन दोनों ही केसेस में स्टेबिलिटी जो होती है, आम तौर पे बाकी सब चीज़ों से ज़्यादा होती है, ठीक है? स्टेबिलिटी इज़ ग्रेटर, ठीक है? अगर इसमें भी बात करें किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो फुलफिल्ड है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी इन कंपैरिज़न टू हाफ फिल्ड, ठीक है? ऐसा क्यों होता है? ठीक है? यहाँ पे देखिए, हाफ फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स आर एट डिस्टेंट, ठीक है? अलग-अलग सबसे दूर हैं, ठीक है? वेव फंक्शन बदल दिया, एक एक्स एक्सिस में है, एक वाई एक्सिस में है, एक जेड एक्सिस में है, ठीक है? इसलिए उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है बाकी चीज़ों से, ठीक है? लेकिन फुलफिल्ड में ऐसा कहा जाता है, कि यहाँ पे जो रिपल्शन होता है वो मिनिमम हो जाता है, ठीक है? रिपल्शन इज़ मिनिमम, ठीक है? फुलफिल्ड में रिपल्शन जो हो जाता है, क्योंकि सभी के सभी स्पेस जो है वो ऑक्युपाई हो चुका है, यानी कि यहाँ पे रिपल्शन क्या हो गया है, मिनिमम हो गया है। रिपल्शन मिनिमम यानी कि स्टेबिलिटी मैक्सिमम। हाफ फेयर ऑर्बिटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पेयर ऑर्बिटल इज 3 एंड फुलफिल्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 6। बिल्कुल सही बात है। अगर डी की बात करेंगे तो हाफ फील्ड में 5 होंगे, फुल फील्ड में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है? क्लियर है ये चीज़? हाफ फील्ड में क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर-दूर हैं, ठीक? फुल फील्ड में क्यों? क्योंकि वहाँ पे रिपल्शन मिनिमम है। क्लियर? क्या ये चीज़ समझ में आ गई आप लोग को? दोनों के रीज़न्स हैं, दोनों के रीज़न्स, ठीक? अगर हम एनर्जी निकालना शुरू करते हैं ना,
याद करिए श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। उससे अगर हम लोग एनर्जी निकालते हैं ना, तो फुलफिल्ड की अगर हम लोग निकालेंगे वो मिनिमम आएगी, मिनिमम, ठीक है, आती है, ठीक। बट वो आप लोग को पूरा बताया नहीं जाता, क्योंकि है ना, उतनी मैथ आप लोग को नहीं आती, ठीक है। और अभी आप उस स्टेज में नहीं है कि आप उतनी मैथ कर सकें। उसके लिए बहुत सारी जो आप लोग समझते हैं जितनी मैथ है, वो एक्चुअल में उतनी मैथ कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो तो अभी जो आप 11-12 में मैथ पढ़ते हैं ना, तो आप जो ग्रेजुएशन में मैथ पढ़ेंगे वो एक्चुअल में मैथ होती है, ठीक है। आपकी जो अभी जो है आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं, ठीक है। उनके भी अलग-अलग तरीके होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इतनी मैथ आपको पढ़नी नहीं है, लेकिन हाँ, समझना में आना चाहिए कि क्या कोई चीज़ क्यों हो रही, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स डिस्टेंस होते हैं, दूर होते हैं, इसलिए हाफ फील्ड में जो स्टेबिलिटी होती है वो होती है, लेकिन रिपल्शन जो है वो मिनिमम होता है कब, जब फुलफिल्ड होता है, ठीक है। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें किसी को, है ना? तो क्या क्या मैं ऐसा करूँ, मैं ऐसा करूँ कि मैंने किसी p ऑर्बिटल में ऐसा कर दिया, तो क्या ये सही है? क्या ये सही है? सर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ज़्यादा रिपल्शन होना चाहिए। हाँ, मतलब कंपेयर करें तो, लेकिन अगर हम बात करते हैं फुलफिल्ड की, तो उसमें सबसे मिनिमम, ठीक है? क्योंकि जितने भी वेक्टर वाली चीज़ें होती हैं ना, जिसमें रिपल्शन की बात आती है, वो हमेशा 0 हो जाता है। कट-पिट के 0 की तरफ टेंड कर जाता है, ठीक है? व्हाई फुलफिल्ड इज़ ग्रेटर, सर हमने बता दिया, क्यों है ज़्यादा, ठीक है? क्योंकि उसमें रिपल्शन जो है वो मिनिमम है, ठीक है? नो सर, नो सर, नो सर, क्यों? हाँ, क्यों नहीं भर सकते भाई? क्योंकि यहाँ पे हमने सिंगली ऑक्युपाई करना है, ठीक है? सिंगली ऑक्युपाई यहाँ पे नहीं हुआ, ठीक है? हाँ, लेकिन यहाँ पे ये याद रखिएगा, अगर ये ग्राउंड स्टेट कंडीशन है तो, ठीक है? ग्राउंड स्टेट कंडीशन हो, ठीक है? और इंडिविजुअल एटम हो, इंडिविजुअल एटम हो, ठीक है? तब तो ये गलत है, ठीक है? ये भी याद रखिएगा, ठीक? अगर ये ग्राउंड स्टेट हो और इंडिविजुअल एटम हो, इंडिविजुअल एटम मतलब उसके आस-पास कुछ ना हो, ठीक है? उसके आस-पास हीलियम है तो सिर्फ़ हीलियम ही है, उसके आस-पास कुछ नहीं है, ठीक है? क्रोमियम है तो सिर्फ़ क्रोमियम है, उसके आस-पास कुछ नहीं है, ठीक है? अगर ग्राउंड स्टेट हो और इंडिविजुअल एटम हो, मतलब उसके आस-पास कुछ नहीं हो, ठीक है? तब तो ये का तरीका जो है वो गलत है, ठीक है? लेकिन अगर वो ग्राउंड स्टेट में नहीं है, ठीक है? अगर वो ग्राउंड स्टेट में नहीं है, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है? अगर वो इंडिविजुअल एटम नहीं है, मतलब उसके आस-पास कुछ है, जो कि पेयरिंग करा देगा, वो भी ये पॉसिबल है, ठीक है? याद रखिएगा, ठीक? ये 2 कंडीशंस, ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए, एक्साइटेड स्टेट में ये पॉसिबल है, ठीक? इंडिविजुअल एटम की बात कर रहा हूँ, यानी कि उसके आस-पास कुछ नहीं है। अगर उसके आस-पास कुछ होगा जो कि बॉन्डिंग करा देगा, ये पॉसिबल है, ठीक है? क्लियर? तभी ये पॉसिबल होता है, ठीक? समझ में आ रहा है? ये दोनों चीज़ें आपको केमिकल बॉन्डिंग में समझ में आएँगी, ठीक है? केमिकल बॉन्डिंग जब हम लोग पढ़ेंगे ना, उस केस में ये चीज़ें आप लोग को समझ में आएँगी, ठीक? अभी इसके बारे में ज़्यादा सोचिए नहीं, ठीक है? अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो मत समझिए, अभी के लिए मत समझिए। जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएँगे ना, उसके बाद आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है? क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब ये है कि आपको पूरा समझ में आता जा रहा है, ठीक है ना? अब बात करते हैं हम लोग इसके बारे में, इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरा गया, ये भी आ गया। किस सीक्वेंस में भरना है, वो भी आ गया, ठीक है? अब क्या आता है, 2 चीज़ें हो गई, इलेक्ट्रॉन तो भर दिया हमने, ठीक है? लेकिन ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे भरना है, ठीक है? हमने पहले तो ये देखा कि किस शेल में, किस सब शेल में इलेक्ट्रॉन भरेगा, है ना? पहले किस सब शेल में इलेक्ट्रॉन भरेगा। फिर हमने देखा कि ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएँगे, ठीक है? लेकिन लेकिन अभी हमने एक चीज़ की बात नहीं की, दैट इज़ पॉलीज़ एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, है ना? पॉलीज़ का एक्सक्लूजन
प्रिंसिपल। इन्होंने तो ये बताया कि एक ऑर्बिटल के अंदर किस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ठीक है, क्लियर। स्ट्रॉन्ग लिगेंड की किस्म हाँ होता है। ठीक है, बात की बात। बोला ना केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ेंगे तब करेंगे। ठीक है, हमने देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने सिंगली कैसे बनाया है, इस तरह से बनाया है, और हमने जब फुलफिल किया था तो इसको इस तरह से बनाया है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये उल्टा है। ठीक है, उल्टा क्यों है? दैट इज बिकॉज ऑफ पॉलीज एक्सक्लूजन। ठीक है, इन्होंने क्या कहा? ठीक है, इन्होंने क्या कहा? इट स्टेट्स दैट नो टू इलेक्ट्रॉन्स no two electrons in an atom can have same set of quantum number ठीक है, कुछ केसेस में यहाँ पे 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स लिखा जाता है। ठीक है, समझने वाली बात है, 4 सेट होते हैं, लेकिन ये जो चौथा सेट है ना, जो चौथा क्वांटम नंबर आया, अभी तक हमने सिर्फ 3 पढ़े थे, है ना, प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। लेकिन जो चौथा क्वांटम नंबर आया वो आया था स्पिन क्वांटम नंबर, और वो हमारा पॉलिस की वजह से ही आया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि उन्होंने ये बताना था कि 2 इलेक्ट्रॉन का एक ही सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स नहीं हो सकता। ठीक है, एक ही सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स नहीं हो सकता है। चलिए देखते हैं क्या। ठीक है, अगर हम बात करें 1s, ठीक है, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 2। ठीक है, तो मैं बात करूं अगर ये हमारा 1s का ऑर्बिटल है, ठीक है, 1s का ऑर्बिटल, तो यहाँ पे क्या आया? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भी आ सकते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भी आ सकते हैं। ठीक है, अगर हम इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्वांटम नंबर्स लिखें, ठीक है, हेलो सर हिंदी में भी लिखो। अच्छा, इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स का मैं हिंदी में बोल रहा हूँ ना, उसी को आप लोग लिख लिया करो। ठीक है, जो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ उसी को आप लोग लिख लिया करिए। ठीक है, तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बोलता है कि किसी एक एटम के अंदर इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन का जो क्वांटम नंबर है वो सेम नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो 1s है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे भी 1s, ये भी 1s ही है, लेकिन अगर आप इनका सेट का क्वांटम नंबर का सेट लिखेंगे ना, तो यहाँ पे n की वैल्यू दोनों के लिए कितनी आएगी? 1 आएगी और 1 आएगी। ठीक है, L की वैल्यू क्योंकि S में है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसके लिए भी 0, इसके लिए भी 0। ठीक है, अगर हम ML की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्योंकि L की वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी? 0, 0। तो अगर हम यहाँ पे देखें, इन दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स का जो क्वांटम नंबर्स का सेट है वो बराबर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो n की वैल्यू 1 और 1 होगी, ठीक, L की वैल्यू 0 और 0 होगी, और ml की वैल्यू कितनी होगी? 0 और 0 होगी। तो यहाँ पे भी आपका तीनों सेट जो है वो बराबर आ रहा है। तो पॉली ने बोला कि ऐसा तो नहीं हो सकता, आप किसी भी तरीके से तो नहीं भर सकते हैं भाई, है ना। तो जब किसी भी तरीके से नहीं भर सकते तो उन्होंने बोल दिया कि चौथा क्वांटम नंबर ले लो, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या करता है? देखिए यहाँ पे अगर हम स्पिन क्वांटम नंबर को देखेंगे तो क्लॉकवाइज का जो होता है, यानी कि ऐसा अगर बना होता है ना, उसकी वैल्यू होती है +1/2। इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? +1/2। ठीक, तो यहाँ पे s की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी, +1/2। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी? -1/2, क्योंकि थोड़ा सा अपोजिट है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना? अगर हम देखें तो ये 3 तो बराबर थे, लेकिन ये वाला बराबर नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखें तो ये भी बराबर है। ठीक, इसलिए इसको हम लोग मना कर देते हैं कि ऐसा नहीं कर सकते, और इसको हम लोग बोलते हैं कि हाँ ये सही है, ये तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। क्लियर है? बताइए, है ना। इसीलिए पहले क्लॉकवाइज भरना है, फिर एंटी क्लॉकवाइज भरना है। पहले इलेक्ट्रॉन को इस दिशा में भरना है, फिर इस दिशा में भरना है। क्लियर है? लेकिन पहले सिंगली ऑक्युपाइड करके, ठीक है, सिंगली ऑक्युपाई करेंगे उसके बाद इसको, ठीक, जब डबली ऑक्युपाई करना होगा, ऑर्बिटल को फुल करना होगा, तब दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा। क्लियर है ना?
तो एन, एल और एम इन तीनों की वैल्यूज जो थी वो सेम आती हैं मैक्सिमम केसेस में। क्या बदल जाता है किसी भी ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या बदलेगा? सिर्फ और सिर्फ स्पिन क्वांटम नंबर बदलेगा। एक ऑर्बिटल के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, एक ऑर्बिटल के अंदर की बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर? समझ में आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ, और जिनको ऑर्बिटल नहीं समझ में आ रहा है अभी भी, प्लीज प्रीवियस क्लासेस देख लीजिएगा मेरी। ठीक है, मैंने बहुत ज्यादा समझा दिया है। ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिट क्या होता है, ठीक है, शेल क्या है, सब शेल क्या है, ठीक, सब कुछ बता दिया है। ठीक है, तो प्लीज प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जो लोग नए हैं वो पुराने वीडियोस भी देखिए, आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, नहीं आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना क्वेश्चन पोस्ट कर दीजिएगा। सर पहले एंटी क्लॉक और फिर क्लॉकवाइज पॉसिबल है क्या? सर जो आप भरेंगे ना वो ऑटोमेटिकली आपको क्लॉकवाइज बता देगा। ठीक है, पॉसिबल सब है। एक एंटी क्लॉक होगा तो दूसरा क्लॉकवाइज होगा, लेकिन हमने ये नॉर्म बना रखा है कि वो पहले क्लॉकवाइज होगा फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, और मैंने ये बता दिया है कि +1/2 -1/2 कहाँ से आता है पिछली क्लास में, है ना? पिछली क्लास में मैंने इस पे डिटेल डिस्कशन किया था, हाँ या ना? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या इस पे मैंने पिछली क्लास में डिटेल डिस्कशन किया है कि +1/2 क्या होता है, -1/2 क्या होता है? वो क्या होती हैं? वो स्टेट्स होती हैं, स्पिन की स्टेट्स होती हैं, है ना? जो कि किसमें होती हैं? सिर्फ और सिर्फ क्वांटम फिजिक्स में होती हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में होती हैं, ना कि क्लासिकल में होती हैं, है कि नहीं? ये मैं बता चुका हूँ पूरा पूरा। ठीक, सर टेस्ट कब है? सर टेस्ट का शेड्यूल आपका जो आपने फॉर्म भरा होगा उसमें आएगा। ठीक है, आपको पता चल जाएगा। मेरे ख्याल से 10 तारीख को है, ऐसा ही कुछ है। किसी भी एलिमेंट के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। हाँ बिल्कुल, ठीक है, क्लियर? नहीं, क्या नहीं? अरविंद बबलू सर, क्या नहीं? गलत बोल दिया क्या मैंने? सर आज मेरी फर्स्ट क्लास है आपसे, कोई दिक्कत नहीं, आप पुरानी क्लासेस फिर देख लीजिए। ठीक है, मैंने बहुत बहुत डिटेल में समझाया है सारी चीजें। ठीक है, बहुत डिटेल में समझाया है। ठीक है, आप भरोसा भी नहीं कर सकते कि इतना डिटेल में कैसे हो गया। ठीक, जितना आपको समझ में आना चाहिए उतना मैंने सब कुछ समझाने की कोशिश की है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, और ये हमारी इस चैप्टर की लास्ट क्लास है। ठीक है, एकदम से मैं पूरा तो नहीं समझा सकता, ठीक है, पूरा नहीं समझा पाऊंगा, हाँ, थोड़ा मोड़ा अगर कोई दिक्कत है तो मैं बिल्कुल समझा सकता हूँ। आप ये कर सकते हैं, मैं हमेशा बोल रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन होते हैं, अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं, आपको कोई डाउट होता है, कोई दिक्कत आती है, उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख दीजिए अपना। ठीक है, कि इस टाइम पे ये समझाया था सर आपने कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आई है। ठीक है, मैं वहां पे आपको आंसर दे दूंगा। ठीक है, इसके बाद क्या स्टार्ट होगा सर? इसके बाद होगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शुरू हो जाएगा ना, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पे चले जाएंगे। और उसके बाद वहाँ पे जो प्रॉपर्टीज होती है ना पीरियोडिक टेबल वाली, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सारी चीजें हम लोग जो है वो पूरा का पूरा समझेंगे। उसके बाद चलेंगे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पे। ये हमारा अभी तक का रोड मैप है। ठीक है, एक बार केमिकल बॉन्डिंग खत्म, आपका ट्रस्ट मानिए केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आप इस इन चीजों को जो मैं आपको बता रहा हूँ ना वो ढंग से पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे उसी समय केमिकल बॉन्डिंग खत्म होते ही। ठीक है, यस सर, प्रीवियस लेक्चर आप देख लेंगे, बिल्कुल देखिएगा। ठीक है, चलिए, क्लियर हुआ? तो हमने आज 4 चीजें पढ़ी हैं। पहला अबव प्रिंसिपल, उसके अंदर n+l रूल, ठीक है, कैसे करते हैं। उसके बाद तीसरी चीज हमने ये सीखी थी कि ओम्स रूल क्या है। उसके बाद हमने सीखा कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, तो हमने कुल मिला के इलेक्ट्रॉन को भरना सीख लिया है। ठीक है, कृष्णकांत सिंह सर मुझे बॉन्डिंग वाला चैप्टर कर रहा था। सर आपको अकेले थोड़ी ना करवाएंगे, हम सबको करवाएंगे। ठीक है, तो हैव पेशेंस। ठीक है, पेशेंस रखिए, बहुत कुछ होने वाला है। ठीक है, और मैं ये तो आपको मैं
पूरी गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि अगर आप हर दिन मेरे लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है? यानी कि जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ या उसके बाद देख रहे हैं, ठीक है? अगर आप इसको फ़ॉलो कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद अपनी एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं, तो आप आराम से केमिस्ट्री को समझ सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो हम अब शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना और उसके बाद हम लोग थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लेंगे जो कि हमने आज पढ़े हैं, उनके बेसिस पे, ठीक है? चलिए, अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, ठीक है? तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। इसमें कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन भाई? एक ही तो है 1s 1s में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 1, ठीक है? अगर इसको हमें डिनोट करना होगा तो क्या होगा? ऐसा 1 इलेक्ट्रॉन 1s, ठीक है? आज स्टूडेंट्स की नंबर बढ़ गया है, अच्छी बात है ना? आप लोग शेयर कर रहे हैं तो बढ़ गया है, ठीक है? लेकिन डिसलाइक कांस्टेंट रहता है। डिसलाइक वाले भाई साहब प्लैंक्स कांस्टेंट की तरह है, बदल ही नहीं रहे हैं, ठीक है? चलिए, कितना भी पढ़ा लीजिए, वो बदलते ही नहीं है। तो हाइड्रोजन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें 1s1 है, इसमें 1 आ गया, ठीक है? अब हीलियम की अगर हम बात करें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 1s2, ठीक है? जो भी इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा ऊपर जाएगा, ठीक है? इसको अगर हमें शो करना होगा तो वो क्या होगा? इस तरह से क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। अब लिथियम की बात करते हैं। लिथियम में कितना इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन है तो पहले तो 1s2 तो पूरा भर गया, है ना? 1s2 तो पूरा भर गया। अब किसमें जाएगा भाई? 2s1, है ना? होगा कि नहीं होगा? पहला एकदम टॉप पे चलते हैं, सबसे पहले। क्या पढ़ा है? 1s के बाद 2s आया कि नहीं आया? 2s में इलेक्ट्रॉन जाएगा भाई, 1s के बाद किसमें जाएगा? 2s में इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है? सर वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है। सर अपना रिज़ॉल्यूशन सुधार लीजिए, वीडियो क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, मेरे ख़्याल से। एक बार अपना रिज़ॉल्यूशन चेक करिए यूट्यूब में कितना है, ठीक है? उसको अगर आपका इंटरनेट अच्छा है तो 1080 कर लीजिए, आपको सब दिखाई देने लगेगा, ठीक है? शायद आपका 144 पिक्सल पे चल रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन इसलिए हमने देखा कि यहाँ पे 1s2, 2s1 तो यहाँ पे 2s1 अगर हम देखेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है? अगर हम लिथियम के बाद बेरिलियम पे जाते हैं, ठीक है? इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 4 इलेक्ट्रॉन होगा, ये हो जाएगा 1s2, 2s2, ठीक है? अगर हम फिर बोरॉन पे जाते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा? 5 इलेक्ट्रॉन, 1s2 अब देखिए 2s2 भी भर गया, अब इसके बाद किसमें जाएगा? 2p1 में जाएगा, ठीक है? क्लियर? हाँ, देखिए मैं बोल रहा हूँ ना डिसलाइक वाले कांस्टेंट हैं, वो है हमारे प्लैंक साहब, ठीक? उनके जैसा कोई नहीं, वो सबसे बड़े कांस्टेंट हैं पूरे इस लेक्चर में, ठीक है? वो आज से नहीं, वो शुरुआत से एक डिसलाइक करते हुए आ रहे हैं, ठीक है? ऐसा होता है, ठीक है? चलिए, बोरॉन, बोरॉन हो गया, अब इसके बाद क्या आएगा? जल्दी से बताइए, कार्बन आता है ना? 6 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2, 2p कितना इलेक्ट्रॉन? मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन है ना? आप 2 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन और भर चुके हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पहले ही भर चुके हैं। तो क्या 2p में 3 इलेक्ट्रॉन भरेंगे? नहीं, सिर्फ 2, है ना? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक है? तो ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का, ठीक है? इसी तरह अगर हम नियॉन का देखें, तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है? बीच का तो आप लोग कर ही लेंगे, 2p में इंक्रीज़ करते जाना है नंबर को, ठीक है? तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6 यहाँ पे फुलफिल्ड है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, 2p जो है वो 6 हो गया है, इसका मतलब सभी ऑर्बिटल्स फुलफिल्ड हो गए हैं, यानी कि ये स्टेबल है, ठीक है? सर कल की टाइमिंग क्या होगी? सर ये आपको अ, आपके इस पे दिखेगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है? टेलीग्राम चैनल पे आपको हमेशा टाइम टेबल मिलेगा, ठीक है? जो भी टाइमिंग होगी, या तो ये होगी या तो 3:30 बजे होगी, ठीक है? दुनिया कोई-कोई अपवाद बनकर आते हैं, जो ये बेकार का काम कर रहे हैं। नहीं बेकार का काम है, आपको नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है भाई, किसी को ज़बरदस्ती थोड़ी ना पसंद करवा लोगे, हाँ? क्या ऐसा कर सकते हो क्या? कि नहीं तुम्हें आज पसंद करना ही पड़ेगा, ऐसा कर सकते हैं क्या? ना? चलिए, तो 2p हो गया, अब सोडियम, सोडियम पे जाते हैं, उसपे 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 2p के बाद क्या आता है? 3s आता है कि नहीं आता है?
1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। 0 डिसलाइक्स लो। अच्छा, तो पीके सिंह सर आप ही थे जिन्होंने डिसलाइक किया था, है ना? पड़े गए आप। ठीक, चलिए मजाक की बात है। 3s1 हो गया। इसी तरह एल्युमिनियम का अगर हम देखें तो इसमें 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1s2 2s2 p6 3s2 3p1, क्या आ जाएगा, है ना? अब और आगे चलते हैं, तो हमारा पोटेशियम है, ठीक है। पोटेशियम में 19 इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ तक तो 18 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा, अब किस में जाएगा, 3p के बाद आता है 4s, तो इसमें इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है। बोलने का फायदा हुआ सर, देख लीजिए, हाँ बिल्कुल, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए 3p के बाद किस में आया 4s, ठीक है। क्लियर हुआ ना? अब हम जो आपने किसी ने पूछा था कि क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अलग क्यों होता है, एक्सेप्शन क्यों आता है? तो देखिए क्रोमियम का होता है आपका 24, है ना? 24 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा जी? 1s2 में जाएगा, 2s2 में जाएगा, 2p6 में जाएगा, 3s2 में गया, 3p6 में गया, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 18 इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद क्या होना चाहिए था? 4s2 होना चाहिए था, 3d4 होना चाहिए, है कि नहीं? 4s2 3d3। अमन कुमार, बोलने का फायदा नहीं हुआ सर, देख लीजिए, ठीक है। 4s2 3, कैसे पल में मौका बदल रहे हैं देखिए। अब वो कांस्टेंट नहीं रहे, वो ये सोच रहे हैं करें कि ना करें, करें कि ना करें, है कि नहीं? अब वो कांस्टेंट नहीं रहे भाई, प्लैंक्स का इन्होंने नाम खराब कर दिया है कि नहीं? चलिए, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, लेकिन 3d में 4 इलेक्ट्रॉन ही हैं। 1 2 3 4, ठीक है। क्लियर? तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन। हमने ये कहा था कि हाफ फील्ड जो है वो फुल फील्ड से, सॉरी, हाफ फील्ड जो है वो स्टेबल होती है, ठीक है। तो क्या इसको हम पूरा का पूरा हाफ फील्ड कर दें तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा? तो हमने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ पटक दिया, ठीक है, और इसकी स्पिन चेंज हो गई। याद रखिएगा, स्पिन चेंज हो गई है। यहाँ पे क्या थी -1/2, यहाँ पे क्या हो गई +1/2। कितने लोग को समझ में आया ऐसा कैसे हुआ? आपने पढ़ लिया, ठीक है, आपने सब पढ़ लिया। अब आप ये बताइए कि यहाँ पे -1/2 था, यहाँ पे +1/2 हो गया, ऐसे कैसे हो गया? सर ऐसे कैसे? +1/2 को, -1/2 को उठा के हमने +1/2 कैसे किया? कैसे किया? ये क्यों हुआ? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, है कि नहीं? ऐसा तो होना नहीं चाहिए था कि भाई -1/2 को उठा के हमने +1/2 ज़बरदस्ती बना दिया। कैसे? क्यों? कितने लोग हैं जो आंसर ये बता सकते हैं? अरे आ गया सर, आ गया तो बताइए आंसर कि ऐसा क्यों हुआ? स्टेबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए? जी नहीं, जी नहीं। क्या इलेक्ट्रॉन -1/2 से +1/2 ऐसा होता है? देखिए, मैं बार-बार बोलता हूँ, यहीं पे चीज़ें आप लोग गलत करते हैं, ठीक है? क्लॉकवाइज़ एंड एंटी क्लॉकवाइज़ लेने पर याद रखिए, ये जो +1/2 है, ठीक है? जो -1/2 है, ये क्या हैं? ये कल मैंने बताया, फिर भी आपने यही किया, ठीक है? फिर भी आपने यही किया। ये हैं हमारे स्पिन स्टेट्स, है ना? किसके? क्वांटम के, क्वांटम मैकेनिक्स के, ठीक? क्या ये क्वांटम मैकेनिक्स के आपके स्पिन स्टेट हैं? ठीक? और क्वांटम मैकेनिक्स किससे डील कर रहा है भाई? वेव फंक्शन से। तो हमने क्या बोला था? जैसा वेव वैसा इलेक्ट्रॉन, था कि नहीं था? तो क्या किसी वेव में वो -1/2 घूम रहा था, तो क्या दूसरे वेव में जाके वो +1/2 नहीं हो सकता है? बताएं, अगर वो किसी वेव में -1/2 से घूम रहा था,
तो अगर उसने दूसरी वेव पकड़ी है तो क्या वो ऑटोमेटिकली +1/2 नहीं हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जल्दी बताएं। यही यही समझ में आना चाहिए, बस और कुछ नहीं। ठीक है, इतनी इतनी मेहनत मैंने इसी चीज के लिए की है कि आपको ये समझ में आ सके कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, एक्चुअल में हाफ फील्ड बनाएंगे तो ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि यहाँ पे अभी भी हाफ फील्ड नहीं था, पहले नहीं था। अब क्या हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और इसके पास भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो सभी के सभी हाफ फील्ड हो जाएंगे। ठीक है, इस केस में इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना कि पढ़ाई क्या हो रही है? एक्सप्लेन कर दीजिए क्या। क्या बताएं। अगर आपको इसको समझना है, ठीक है, तो आप क्या करिए, एक लंबी सी रस्सी लीजिए, ठीक है, या लंबी सी स्ट्रिंग लीजिए, उसको किसी एक जगह बांध दीजिए। ठीक है, उसको एक बार ऐसे झटका मार दीजिए, ठीक है, ऐसे तेजी से, तो देखिएगा एक वेव निकल रही होगी। ठीक है, आपने क्या किया, ऊपर से नीचे लेके गए हैं तो एक वेव बनी होगी। ठीक है, अगर आप नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो क्या वहां पे वेव नहीं बनेगी? वेव तो तभी भी बन रही है और उसी स्ट्रिंग पे बन रही है। अगर हम मान लेते हैं कि हमने ऊपर से जब नीचे पटका तो वो +1/2 बना रही थी, अगर हम नीचे से ऊपर पटक रहे हैं तो वो -1/2 बना रही है, तो वो -1/2 से क्या +1/2 में सेम स्ट्रिंग नहीं जा पा रही है? बताइए, सेम रस्सी ही है ना, रस्सी तो सेम है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी सेम है। जैसा वेव आप उसको देंगे वैसे वेव की तरह वो बिहेव करेगा। एलिमेंट, क्रोमियम एलिमेंट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अच्छा, पहले ये था 1s2 2s2 2p6 3p6 4s2 3d4 था। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हाफ फील्ड बन रहा है, हाफ फील्ड बनने की वजह से ज्यादा स्टेबिलिटी आती है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन वो दान कर देगा टीडी को। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी हाफ फील्ड हो गया, ये भी हाफ फील्ड हो गया, स्टेबल हो गया। ठीक है, स्टेबिलिटी आ गई यहाँ पे, बहुत अच्छी बात। क्लियर है? अगर हम देखें कॉपर, कॉपर में कितना होता है, 29 इलेक्ट्रॉन होता है, 29। यहाँ पे क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s, कितना आना चाहिए था, 2, और 3d9 आना चाहिए था। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बनाए 4s, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और d में 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नए इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो जब ऐसा है तो अगर हम देखें तो ये हमारा फुलफिल्ड है, लेकिन ये हमारा फुलफिल्ड नहीं है। अगर हम 5 इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम को फुलफिल करेंगे तो ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी, कि 2 इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम को, सॉरी सॉरी क्या कह रहे थे हम, 10 इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम को अगर हम फुलफिल करेंगे तो ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी, कि 2 इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम को फुलफिल करेंगे तो ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी? किसमें रिपल्शन कम होगा, जल्दी बताएं। इतना लंबा कॉन्फ़िगरेशन को नियरेस्ट हैलोजन से रिप्लेस कर सकते हैं, हैलोजन से नहीं जी, नोबेल गैस से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, नोबल गैस से रिप्लेस करते हैं, 3p6 तक हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, है ना, 10 10 इलेक्ट्रॉन के सिस्टम को अगर हम फुलफिल करेंगे तो ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी, इन कंपैरिजन टू 2 इलेक्ट्रॉन के सिस्टम को हम फुलफिल करें। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उठाकर यहाँ पटक देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी क्या था, -1/2, यहाँ पे भी क्या है, -1/2। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि सर यहाँ पे भी -1/2 था, यहाँ पे भी -1/2 था, हो गया वो तो। ठीक है, क्लियर। लेकिन इस केस में, क्रोमियम के केस में दिक्कत होती है कि ये +1/2 -1/2 था, +1/2 कैसे बना दिया, मर्जी है क्या? ठीक है, ऐसा नहीं होता, आराम से हो सकता है, दोनों ही केसेस
पॉसिबल हैं, इक्वली फिजिबल हैं, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसा गया, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल बन जाएगा, जो कि स्टेबल होता ही है ना। हाफ फिल्ड तो स्टेबल होता ही है, लेकिन डी ऑर्बिटल हमारा फुल फिल्ड हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से हमें ज्यादा स्टेबिलिटी मिल गई। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d सॉरी 4s1, है ना। 4s1 3d, ठीक है। तो ये हाफ फिल्ड, ये फुल फिल्ड। सर मैं आगरा से हूँ, वहाँ के टीचर्स क्लास नहीं ले रहे हैं। सर इसमें हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। हम इतना कह सकते हैं कि सर आप हमारी क्लास देख लीजिए, ठीक है? हम भी वही पढ़ाएँगे, आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है? बनारस मंडल की क्लासें कभी बंद नहीं होंगी, ठीक है? ये मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10, ठीक है? 3d10 यह हो जाएगा हमारा कॉपर का एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसी तरह आप जब नीचे जाते जाएँगे पीरियोडिक टेबल में, तो आपको सेम तरह के आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलते हैं। कितने लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखा जा रहा है? जल्दी बताएँ, जल्दी से बताएँ। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है? अच्छा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, यस सर मैं कानपुर से हूँ बट आपकी क्लास ले रहे हैं। हाँ, बिल्कुल लीजिए, ऑनलाइन है, ठीक है? फ्री है, ठीक। और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आपको अच्छा भी लग रहा होगा, है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? अगर आप कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं, ये चीज़ें एनसीईआरटी में कभी-कभी नहीं दी जाती हैं, ठीक है? जब नहीं दी जाती हैं, थोड़ा बहुत तो आपको कभी-कभी ऐसा बोलते हैं ना, आउट ऑफ सिलेबस बाहर से आ गया। बाहर से नहीं आता, वो रिलेटेड होता है, बस वो समझने वाली बातें हैं, ठीक है? तो देखिए, हमने पढ़ा अबाउ प्रिंसिपल, अबाउ प्रिंसिपल, है ना? इसमें हमने ये देखा था कि जो एनर्जी है, ठीक है? 1s है, फिर आता है 2s, 2p, फिर आता है 3s, 3p, फिर आता है 4s, 4p, ठीक? सॉरी, हाँ 3d को मिटा ही देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा हमें, 3d, है ना? फिर 4p, इस तरह से चल रहा है, ठीक है? 5s, ठीक? ऐसा चल रहा है, ठीक? ये हमारा अबव प्रिंसिपल के तहत है। ये किसके लिए है? ये याद रखिएगा, दिस इज़ फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। क्या है? मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इसके लिए है ये, ठीक है? अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम या सिंगल इलेक्ट्रॉन एंटिटी, ठीक है? यानी कि हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज अगर ऐसा है, तो क्या ये वैलिड है? ठीक है? तो आप कहेंगे नहीं, ये वैलिड नहीं है। सर हम प्रयागराज से हैं, बहुत अच्छी बात है। दूर-दूर से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही सैटिस्फाइंग है। जितने ज़्यादा लोग जुड़ सकेंगे, उतना और अच्छा लगेगा हमें, है ना? तो जितने भी लोग नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और शेयर किया करिए वीडियो को, ठीक है? ताकि बहुत से लोग यहाँ पे जुड़ सकें, ठीक है? मैं जानता हूँ बहुत से हिस्सों में क्लासेस नहीं चल रही हैं, लेकिन यहाँ की क्लासेस कभी नहीं रुकेंगी, ठीक है? प्लीज़ सब लोग को बोलिए कि यहाँ से क्लासेस कर लें, ठीक है? 1s 2s 2p ये हमारा अबव प्रिंसिपल था। सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए ये वैलिड नहीं होता है। सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है याद रखिए, 1s जो है वो हमेशा 2s से तो छोटा रहेगा, लेकिन 2s और 2p का एनर्जी लेवल बराबर है, ठीक है? इसी तरह अगर हम 3s में जाते हैं, ठीक है? 3 में जाते हैं तो 3s 3p, ठीक है? 3d सब बराबर है हमारे लिए। सर आई एम फ्रॉम कानपुर बट आई जॉइन योर क्लासेस। थैंक यू सर वेरी मच।
आई रियली अप्रिशिएट दैट यू आर डूइंग सच थिंग्स एंड यू आर स्टडिंग। ठीक है, तो 1s 2s 2p 3s 3p 3d, याद रखिए इनकी एनर्जी बराबर, थर्ड में जितने भी हैं बराबर एनर्जी, 2 में जितने भी हैं बराबर एनर्जी। अगर हम बात करें 4s 4p की भी बराबर होगी, 4d की बराबर होगी, 4f की भी बराबर होगी। ठीक है, क्यों है ऐसा, क्यों? क्या कोई बता सकता है? क्या कोई बता सकता है? क्या कोई है ऐसा जिसने बोर को बहुत अच्छे से पढ़ा है और जो मैंने पढ़ाया है वो समझा है? कोई है ऐसा जो ये बताएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ भाई, कहाँ गए हमारे टॉपर्स लोग? सब पढ़ लिए? इसका आंसर दें। जिन्होंने सब पढ़ लिया है वो इसका आंसर दें कि ऐसा क्यों होता है। सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए यही कंडीशन है, याद रखिएगा। ये हम आपको बता दिए हैं। कब बताए थे? जब बोर पढ़ा रहे थे। शेल आर सेम, पूरा एक्सप्लेन की, है ना? सिर्फ शेल के सेम होने से नहीं होगा। और कोई? क्या हुआ? टाइप नहीं हो पा रहा क्या? हाँ, अभी तक इतने लोग आंसर दे रहे थे, कहाँ गए? आंसर दीजिए लोग, ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, इनको हम लोग कहते हैं डीजेनरेट सबशेल्स। क्या कहते हैं? डीजेनरेट सबशेल्स। क्यों? क्योंकि इनकी एनर्जी सेम है, एनर्जीज आर सेम। कानपुर में क्लासेस कब स्टार्ट होंगी सर? मुझे नहीं पता, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कानपुर की क्लासेस कब स्टार्ट होंगी। मैं इतना बता सकता हूँ कि मेरी क्लास नहीं रुकेगी। ठीक है, मेरी क्लास नहीं रुकेगी। ठीक, चलिए, एनर्जीज जो है वो सेम होती हैं। ऐसा हमने पढ़ा था, किसमें? बोर में पढ़ा था कि भाई अगर एक, बोर किसके लिए था? सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए था, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए था। यानी कि हाइड्रोजन में जिस तरह से एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसी तरह अगर हम हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, इन सब के बात करेंगे, उस केस में 2s और 2p बराबर एनर्जी के हैं, 3s और 3p 3d तीनों बराबर एनर्जी के हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके शेल नेम तो सेम है। चलिए, एक तो उन्होंने बोल दिया ए, शेल आर सेम। ठीक है, एक रीजन तो है ये। ठीक है, लेकिन लेकिन क्योंकि सिर्फ ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, यानी कि यहाँ पे कोई भी दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या दूसरा फोर्सेस या दूसरी कम्प्लेक्सिटीज मौजूद नहीं है। ठीक है, तो या तो वो 2s में हो चाहे 2p में हो, बात एक ही है कि नहीं? है किस में वो? 2 में। अगर 3s में गया, 3p में गया, 3d में गया, ठीक है, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में है तो वो 3s में भी हो सकता है, 3p में भी हो सकता है, 3d में भी हो सकता है। याद करिए, हमने आपको ट्रांजिशन सीरीज पढ़ाई थी, है ना? जो स्पेक्ट्रम सीरीज पढ़ाई थी। अगर 1 से वो 4 पे गया है, तो 4 में गया है तो क्या वो 4s में जाएगा, 4p में जाएगा, 4d में जाएगा, 4f में जाएगा? इसमें कोई दिक्कत थी क्या? इसमें कभी ऐसा कहा गया क्या कि 4s से इलेक्ट्रॉन वापस आया तो अलग लाइन बनेगी, 4p से आया तो अलग लाइन बनेगी, 4d से लाइन आया तो अलग बनेगी, 4f से आया तो अलग बनेगी? क्या ऐसा कहा गया था कभी? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, क्या स्पेक्ट्रल लाइंस सेम होंगी? अगर वो 4s 4p 4d 4f से आया तो क्या लाइनें बदल जाएंगी? क्या ऐसा होगा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज नहीं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। यहाँ पे तो सबशेल्स हैं, ऑर्बिटल्स नहीं है यहाँ पे। 2s 2p, मैं पूरे 2p की बात कर रहा हूँ, 2px 2py 2pz, सबशेल है वो, नॉट ऑर्बिटल। ठीक है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो समझिए। अगर अगर मैं ये कहूँ कि ये n इज इक्वल्स टू 1 है, ये हमारा n इज इक्वल्स टू 2 है,
ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, तो मैंने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन था वो 2s से आया है और एक इलेक्ट्रॉन है वो 2px से आया है। ठीक है। तो क्या ये जो लाइन है वो अलग होगी? क्या ये स्पेक्ट्रल लाइन जो यहाँ पे बनेगी, एमिशन जो मिलेगा हमें स्पेक्ट्रल लाइन का, एमिशन जो लाइन मिलेगी, क्या वो डिफरेंट होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम था, है कि नहीं? सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम था और सेम जगह से हमारा वापस आ रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि जो 2s है और जो 2px है, 2py है, 2pz है, सबकी एनर्जी क्या है? सेम है। अगर एनर्जी सेम नहीं होती तो स्पेक्ट्रल लाइन कभी भी सेम नहीं आती। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? E इज इक्वल्स टू क्या होता है? एच न्यू। एनर्जी बदल गई, न्यू बदल जाएगा। ठीक है। अगर एनर्जी बदल गई तो न्यू बदल जाएगा, न्यू बदल गया तो स्पेक्ट्रल लाइन बदलेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है? क्योंकि एनर्जी सेम। ठीक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए, यानी कि हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए, न कि आपके मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए। मल्टी इलेक्ट्रॉन के केस में इनकी एनर्जीज बदल जाती हैं। ये याद रखेंगे आप लोग। चलिए, प्लैंक्स कांस्टेंट में एक और ऐड कर दीजिए, नए आ गए हैं। ठीक है। ये रेट कांस्टेंट है। ठीक। बहुत ही बेहतरीन। ठीक है। एक प्लैंक कांस्टेंट, अरे प्लैंक कांस्टेंट गायब हो गए फिर से। रेट कांस्टेंट अपने ऊपर मेंटेन किए हुए हैं डिग्निटी को। ठीक है। क्लियर हुआ? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ देता है। ठीक। कि अबव प्रिंसिपल जो है वो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, उस केस में ये एनर्जी के सीक्वेंस होता है, लेकिन जब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होता है तो इसमें ऐसा नहीं होता है। क्लियर? 24 लोग देख रहे हैं, जल्दी से बताइए कितने लोगों को समझ में आया? अरे रेट कांस्टेंट भी भाग गए, नहीं आ गया, ऐसे कैसे? कितने लोगों को ये समझ में आया? जल्दी से बताएं भाई। आ गया? है ना? चलिए। अच्छा, एक और चीज, तो हमने बोला था कि जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला देख रहे होंगे, उस समय हम लोग आपको समझाएंगे कि जो हमारा बोर ऑर्बिट था उसमें उन्होंने बताया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, 2n² होता है। तो याद रखिए वो 2n² क्या है? ठीक है। ऑर्बिट में बोला था KLM। तो थोड़ा और बता दीजिए एग्जाम्पल लेके। इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लेके मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल तो है नहीं बेसिकली। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर हाइड्रोजन है या हीलियम प्लस है या लिथियम 2+ है, उस केस में एनर्जी जो होती है, 2s की एनर्जी 2p के बराबर है, 3s की एनर्जी 3p के भी बराबर है, 3d के भी बराबर है। ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। ठीक है। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन, उस केस में ये ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी रहे। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे एक चीज हमने और देख पढ़ी थी कि किसी भी ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिट में, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी शेल इज इक्वल्स टू कितना होता है? 2n²। यही होता है ना सर? ऐसा क्यों होता है? क्या सर क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे? शायद आज होंगे, होंगे, क्या टेंशन लेते हैं? क्या ऐसा क्यों होता है विकास कुमार पांडे? ऐसा क्यों? क्या मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? एक्सप्लेन कर दीजिए, क्या एक्सप्लेन कर दें सर, बताएं तो। क्या एक्सप्लेन करें? जल्दी बताएं, समय खत्म हो जाएगा नहीं तो हमारा। जल्दी से बताएं। 2s2p की एनर्जी सेम क्यों होती है? अरे भाई बता तो दिया। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, उस केस में कोई रिपल्शन नहीं है। ठीक है। उस केस में और कोई फोर्स जो है वो काम नहीं करेगा। ठीक है।
उस केस में वो चाहे 2s में रहे चाहे 2p में रहे, बात एक ही है, जगह तो एक ही है ना, एक ही जगह में है ना। अब वो स्फेरिकल में घूमे चाहे डंबल में घूमे, बात उसके लिए बराबर हो जाती है, उस केस में बराबर हो जाती है, ठीक है। लेकिन जब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम आता है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन भी उसके आसपास होते हैं, उस केस में उसकी एनर्जी बदल जाती है, ठीक है। और इसका प्रूफ भी हमें स्पेक्ट्रल लाइन देता है, ठीक है, कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज अगर है, ठीक, उस केस में आप चाहे 2s से लाइए चाहे 2px से लाइए, एक ही स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी और कोई नहीं मिलेगी, ठीक है। चलिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। तो यानी कि अगर n की वैल्यू 1 है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। क्या ये हो सकता है? बिल्कुल। 1s में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। चलिए, n की वैल्यू अगर 2, तो यहाँ पे कितने होना चाहिए? 2 इंटू 2 स्क्वायर, है ना, 2 इंटू 1 स्क्वायर, दैट इज 2। तो ये कितना आना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो अगर मैं देखूं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2s2 2p6। क्या ये 6 प्लस 2 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? आ रहा है ना, समझ में आ रहा है? चलिए, n इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए? 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 इंटू 2 18 इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू। तो यहाँ पे कितना आएगा? 3s2 3p6, 3d में भी तो होता है 10, ठीक है। तो थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 18, ठीक है। कुछ लोग उसको 4s2 का गिनने लगते हैं, गलत, ठीक है। इसी तरह n इज टू 4 में अगर हम जाएं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 इंटू 2 दैट इज 32, दैट इज 4s2 4p6 4d10, है ना, और 4f14। अगर आप इसको देखेंगे तो ये भी 32 आता है। तो फोर्थ शेल की अगर बात किया जा रहा है तो ये है, ठीक है। हम सभी को काउंट करेंगे, 4s 4p 4d 4f। थर्ड शेल की बात की जा रही है, 3s 3p 3d, तीनों का काउंट करना होता है, ठीक है। तो जो बच्चे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं तो 4s पहले आ जाता है, 3d बाद में जाता है, के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, कहाँ से आ गया, है ना, कि भाई 4s को ना ऐड करेंगे, 3d को क्यों ऐड करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो बोर ने बोला था वो भी सही था, 2n स्क्वायर होते हैं लेकिन बदल जाते हैं उनकी एनर्जी, ठीक है। क्लियर हुआ? बताइए, ये फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी आपसे बोलेगा कि मान लेते हैं 3 स्पिन के स्टेट होते हैं, तो उस केस में क्या करेंगे, ठीक है। उस केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, तो बाकी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम थोड़ा-सा असाइनमेंट दे देंगे आपको, जिससे कि आप कर सकें, थोड़ा-सा समझ सकें, ठीक है। जल्दी ही आपको असाइनमेंट मिलेगा इसके ऊपर। क्लियर? चलिए, अब क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़े से, 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए, नंबर ऑफ सबशेल्स, नंबर ऑफ सबशेल्स, याद रखिए किसके बारे में पूछ रहा है? सबशेल्स के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो वो पी एक्स पी वाई पी जेड डी एक्स वाई डी जेड डी वाई जेड डी जेड एक्स, ठीक है, सबके बारे में पूछ सकता है। ऑफ n प्लस एल इज इक्वल टू 7 इज, ठीक है, नंबर ऑफ सबशेल्स ऑफ n प्लस एल इज इक्वल टू 7 इज, ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 11 एंड ऑप्शन डी 9, ठीक है। क्लियर? ये है हमारा क्वेश्चन। अगर हम यहाँ पे देखें, n प्लस एल की वैल्यू हमें क्या करनी है? 7 करनी है। तो ये कब हो सकता है? याद रखिए, अगर n की वैल्यू कितनी हो, n की वैल्यू 6 हो, सॉरी 6 से क्यों शुरू करेंगे भाई, हम तो 7 से शुरू करेंगे, है ना। 7 से शुरू किया, इसकी वैल्यू 0, तो क्या n प्लस एल 7 आएगा? क्या n प्लस एल 7 आएगा? बिल्कुल आएगा। क्या ये नंबर्स पॉसिबल हैं? बिल्कुल पॉसिबल हैं। क्या अगर हम n की वैल्यू 6 रखें, l की वैल्यू 1 कर दें, तो होंगे? बताएं, क्या होंगे? ठीक है ना। फिर अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू क्या कर दें, 5 कर दें, ठीक है, इसकी वैल्यू 2 कर दें, तो भी पॉसिबल है कि नहीं है? बताएं। इसके बाद अगर हम इसको 4 कर दें, इसको हम 3 कर दें, तो भी पॉसिबल है कि नहीं?
पॉसिबल है कि नहीं? ठीक, लेकिन अगर हम इसको 3 कर दें, इसको 4 कर दें तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास अभी तक कितने आए? 4। ठीक है, हमसे पूछा था नंबर ऑफ सबशेल्स। ठीक है, क्लियर है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 4। ठीक, क्लियर? आसान था। इसी तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, है ना? और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको इलेक्ट्रॉन वो दिखा देंगे, इलेक्ट्रॉन की स्पिन। ठीक है, जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इफ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इफ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन of nitrogen atom, of nitrogen atom is represented by, is represented by figure 4। ठीक है, अभी बना रहा हूँ थोड़ी देर में। ठीक, then which of the following, then which of the following rules will be violated? ठीक है, हमें दे रखा है नाइट्रोजन है ना, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन में 1s में ये भरा गया। ठीक है, 2s में इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब 2p में, ठीक है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हमें दिया गया। ठीक है, ऑप्शन 1 है अबाउ प्रिंसिपल। ठीक है, या अबाउ रूल। ठीक, सेकंड है पॉली फ्यूजन। थर्ड है आपका हुन्स रूल। और फोर्थ है आपका प्लैंक्स। वायलेटेड मीन्स मतलब उसको फॉलो नहीं किया गया। ठीक है, वायलेटेड मतलब उसको फॉलो नहीं किया गया। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है। चलिए, 3 लोगों ने जवाब दिया है हुन्स। थर्ड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, 3 इज राइट, 3 ऑप्शन। चलिए देखते हैं, हमारे पास ऑप्शन है, याद रखिए। देखिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत हमारा 2p में है। ठीक है, चल, तो हो हमने देखा था कि 2p में इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए था, कुछ इस तरह से फिल होना चाहिए था। ठीक है, कुछ इस तरह से फिलअप होना चाहिए था। अगर इस तरह से फिलअप होता है तब तो ये ठीक था, लेकिन इस तरह से फिलअप नहीं किया और इसकी जगह क्या कर दिया है, की जगह हमें दे दिया है कुछ इस तरह का। ठीक है, कुछ इस तरह का दिया है। अब कौन सा रूल फॉलो नहीं होता है, इसको पकड़ना है हमें। कौन सा रूल फॉलो नहीं होगा भाई? कौन सा नहीं होगा बताएं आप? आप कह रहे हैं हुन्स रूल, है ना? हुन्स रूल ने क्या बोला कि जब तक सिंगली ऑक्युपाइड नहीं होगा तब तक आप उसको फिलअप नहीं कर सकते हैं। यानी कि पहले क्या होना चाहिए था, इस तरह का होना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है आपकी, हुन्स रूल फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें एक दिक्कत और है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से एक ऑर्बिटल के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही स्पिन जो है वो नहीं रख सकते, है ना? यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इलेक्ट्रॉन जो है उसकी स्पिन वही है जो दूसरे इलेक्ट्रॉन की है।
ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा। ठीक है, तो दोनों पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी फॉलो नहीं हो रहा, हुंस रूल भी फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी स्पिन, अगर क्वेश्चन में कुछ इस तरह का दिया रहता ना, अगर क्वेश्चन में कुछ इस तरह का दिया रहता, ठीक है, तब आप बोलते कि हाँ हुंस रूल ही फॉलो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अगर हम देखेंगे तो दोनों के चारों क्वांटम नंबर का सेट क्या है, सेम आ जाएगा। ठीक है, दोनों के चारों क्वांटम नंबर का सेट जो है वो सेम आएगा, जो कि हमारा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। जब नहीं हो सकता है तो ये भी फॉलो नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 2 and 3 बोथ। क्लियर? टू भी हो सकती है, नहीं हो नहीं सकती है। ठीक है, दोनों है। ठीक, क्लियर? समझ में आ रहा है? तो ध्यान दीजिएगा एरो किस तरफ है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा कुछ लोग अभी पूछ रहे थे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज भी आप भर सकते हैं। ठीक है, बट क्योंकि हमने ये रूल बना रखा है कि पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो आप हमेशा याद रखें अगर एंटी क्लॉकवाइज भरना शुरू किया ना तो एंटी क्लॉकवाइज पूरा होना चाहिए। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू केमिकल बॉन्ड ओम्स रूल विल बी फॉलो। अकॉर्डिंग टू केमिकल बॉन्ड, कहाँ भाई, कौन सा केमिकल बॉन्ड है यहाँ पे? नया केमिकल बॉन्ड आ गया क्या, जिसकी वजह से ओम्स रूल फॉलो हो गया? भाई अभिषेक यादव जी, क्या कोई नया केमिकल बॉन्ड खोज लिया है आपने, की वजह से फॉलो हो रहा है ओम्स रूल? हाँ 1-4 फॉलो हो रहा है। अच्छा, प्लैंक्स रूल क्या है, कितने लोग बताएंगे? कितने लोग चैट में ऐसे हैं जिनको पता है प्लैंक्स रूल क्या है? किसी और दुनिया में है, हाँ लग रहा है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको पता है प्लैंक्स रूल क्या है, जल्दी से बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लेक्चर को ख़त्म करने वाले हैं अब। ठीक है, और आपकी दूसरी क्लास जो है वो स्टार्ट होगी कुछ ही देर में, है ना? प्लैंक्स रूल है E इज इक्वल्स टू एच न्यू वाला। ठीक है, कि अगर कोई एनर्जी उसको मिलती है तो किस फॉर्म में होगी, एच न्यू के फॉर्म में होगी। ठीक है, वही है प्लैंक्स रूल। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे वो होगी हमारी किसके बारे में, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है सर, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें, कोई भी बुक लीजिए, ठीक है, जो भी आपके पास किताबें हों, सबसे पहले एनसीईआरटी लगाइए। ठीक है, के बाद आप दूसरी किताबें लगाना शुरू कीजिए। ठीक है, बाकी टेलीग्राम पे रहिए, वहाँ पे असाइनमेंट वगैरह मिलेगा, आप लगा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। आपने बताया था कि ग्राउंड स्टेट और इंडिविजुअल एटम में ऐसे होता है बट केमिकल बॉन्ड में नहीं। हाँ तो बेटा केमिकल बॉन्ड में नहीं होता है ना, अभी केमिकल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे कहीं दिख रहा है केमिकल बॉन्ड है? ठीक है, वो वहाँ पे केमिकल बॉन्ड नहीं है। ठीक, चलिए तो यहाँ अमन कुमार गुप्ता MBR इज टू NH/2 पाई। सर आप बोर्स मॉडल में पहुंच गए हैं, थोड़ा सा इधर उधर को भटक गए हैं। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ हम लोग अब लेक्चर को ख़त्म कर रहे हैं। बाकी आपकी जो नेक्स्ट क्लास है वो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर से मिलते हैं और एक नई शुरुआत करेंगे। क्लियर? और जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद।